नाज़रीन, कैथलिक टीवी के प्रोग्राम कैरेक्टर बिल्डिंग से मैं हूं आपकी होस्ट महाविश। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कैथलिक टीवी के इस प्लेटफॉर्म से अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है। लास्ट एपिसोड में हमने प्रोडक्ट सोर्सिंग के बारे में सीखा था। इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और इस एपिसोड में हम अमेज़ॉन पे अकाउंट ओपनिंग, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसका प्रोसीजर और उसके चैलेंजेस के बारे में सीखेंगे। इस डिस्कशन के लिए हम वेलकम करते हैं हमारे ट्रेनर मिस्टर इफ्तिखार अंजुम को। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच सर, लास्ट एपिसोड में आपने हमें बताया था कि अमेज़ॉन पे 70% टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से सोर्स होती हैं। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर चाइना की तरह पाकिस्तान भी एक सोर्सिंग हब बन सकता है? थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी प्रॉमिसिंग क्वेश्चन आई वुड से। लेकिन नो डाउट कि जब से पाकिस्तान अमेज़ॉन की सेलर लिस्ट में शामिल हुआ है, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें रियलिटी को भी देखना है कि रियल पिक्चर है क्या। तो इससे पहले कि मैं अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करूं, जो एट प्रेजेंट अभी अमेज़ॉन के ऊपर जो सिचुएशन है कि सोर्सिंग कहां से हो रही है और बेस्ट सेलर कहां पर मौजूद हैं, इन स्टैट्स को अगर हम देख लें तो हमारे लिए इसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अमेज़ॉन के ऊपर अगर हम ओवरऑल बात करें तो अमेज़ॉन पे जो बेस्ट सेलर्स हैं 45% चाइना बेस्ड है, यानी उनसे चाइना से उनकी सोर्सिंग हो रही है। और 45% जो बेस्ट सेलर्स हैं वो यूएस बेस्ड है, यानी जिनकी सोर्सिंग यूएसए से हो रही है। और बाकी जो 10% है दैट इज़ फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें बांग्लादेश भी है, जिसमें थाईलैंड भी है, जिसमें इंडिया भी है, जिसमें किसी हद तक पाकिस्तान भी है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है पाकिस्तान की दुनिया की बेहतरीन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और अमेज़ॉन ने खुद इस बात को एक्नॉलेज किया है कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स ज़्यादातर पाकिस्तान से सोर्स हो रही हैं, बट उसको इनडायरेक्टली सोर्स किया जा रहा है। तो पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ करवाया अमेज़ॉन को कि जब 70% प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से जा रही हैं तो व्हाई डोंट यू प्रोवाइड अस दिस अपॉर्चुनिटी कि हमारा जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्टली अमेज़ॉन पे ये चीज़ें बेच सके। तो इस चीज़ को देखते हुए अमेज़ॉन ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया और पाकिस्तान सेलर लिस्ट में शामिल हुआ। अब है अगली बात कि क्या पाकिस्तान चाइना की तरह एक सोर्सिंग हब बन सकता है। देखिए, चाइना और पाकिस्तान में अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो टू बी वेरी ऑनेस्ट चाइना इज़ वे अबव अस। लेकिन जहाँ तक अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में यूनिक हैं, जिसका एक जिक्र आपने किया कि टेक्सटाइल। इसमें कोई शक नहीं है कि 60 to 70% टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से जा रही हैं। अब पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर के लिए भी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने जो टेक्सटाइल के ब्रांड हैं, जो फैब्रिक के ब्रांड हैं, जो फैशन ब्रांड्स हैं, वो अमेज़ॉन पर लॉन्च कर सकते हैं। और अभी काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स जो है वो मैंने देखा है कि पाकिस्तानी ब्रांड लॉन्च भी हो रहे हैं। इसी तरह स्पोर्ट्स का जो इक्विपमेंट है पाकिस्तान के पास, फिटनेस और स्पोर्ट्स का जो इक्विपमेंट है वो सबसे बेहतरीन है। इसी तरह अगर हम सर्जिकल की बात करें और गेम्स की बच्चों की अगर बात करें तो ये वो चीज़ें हैं कि जो पाकिस्तान के पास एक यूनिकनेस है। लेकिन वाई दिस इज़ नॉट वेरी मच लाइक चाइना, हमारी सिचुएशन चाइना की तरह क्यों नहीं है? नो डाउट हमारी अगर हम बात करें लेबर कॉस्ट की बात करें तो पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में से है कि जिसमें सस्ती लेबर कॉस्ट है। यानी अगर जो एक सर्वे के रिजल्ट के मुताबिक कि पाकिस्तान में जो फैक्ट्री वर्कर है उसके ऊपर पर मंथ जो कॉस्ट आ रही है $135 है, विच इज़ वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट। और अगर प्रोडक्शन $1 है
विच इज वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट। और अगर प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें तो लेबर कॉस्ट उसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड होती है, तो यहां पे जो प्रोडक्शन है वो सस्ती प्रोडक्शन हो सकती है। ये है अपॉर्चुनिटी, लेकिन इसके साथ साथ चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान क्यों उतनी जल्दी से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, हालांकि हमारा हमसाया बांग्लादेश है। बांग्लादेश 2019 में यूएसए ने, अमेज़ॉन ने खुद जो है वो उनको एक्नॉलेज किया और उनको यूएसए के अंदर उनको अपनी प्रोडक्ट्स रखने की इजाज़त दी। लेकिन हमारे जो प्रॉब्लम है वो एक तो हमारा कल्चर है। पाकिस्तान के लोगों का जो माइंडसेट है बिज़नेस का वो बड़ा डिफरेंट है, और अमेज़ॉन पे काम करना उसका माइंडसेट बड़ा डिफरेंट है। जैसे कि पहले भी हम बात कर चुके हैं कि अमेज़ॉन इज़ कस्टमर सेंट्रिक। अमेज़ॉन इस बात के बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछता कि कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट क्यों वापस की है, और जब रिटर्न 5% से ज़्यादा होगी, और वो भी 5% से इस तरह से कि अगर कोई बंदा कहता है जी यार मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, मैंने चीज़ खरीदनी थी नहीं खरीदनी, अमेज़ॉन कहता है ठीक है वापस कर दें। वो कहता है ये कलर मुझे पसंद नहीं आया, मैंने ये नहीं खरीदनी, अमेज़ॉन कहते हैं वापस कर दें। लेकिन अगर कहीं पे कस्टमर ये रिस्पॉन्स दे कि जनाब जो प्रॉमिस किया गया था वो नहीं है, तो अमेज़ॉन आपकी लिस्टिंग ब्लॉक कर देगा। ये चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान का कल्चर ये है कि व्हाट वी प्रॉमिस वी डू नॉट डिलीवर। ओवर प्रॉमिस हम बहुत ज़्यादा करते हैं। फिर क्वालिटीज़ के बड़े इशू होते हैं। क्वालिटी, पाकिस्तान का जो कल्चर है, क्वालिटी दिखाई कुछ और जाती है, और फिर जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो वो क्वालिटी कुछ और होती है। इस हवाले से पाकिस्तान का इमेज अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम अमेज़ॉन को अंडरस्टैंड कर लें, अगर हम अपना माइंडसेट चेंज कर लें, अगर हम अपना बिजनेस का कल्चर सेट कर लें, तो वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान चाइना की तरह अमेज़ॉन के लिए एक सोर्सिंग हब बनेगा। बट ये कोई छोटा सफ़र नहीं है। इसमें हमें अपने बिजनेस सेटअप को पूरा रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। वी नीड टू मेक आवर बिजनेस इकोसिस्टम कस्टमर सेंट्रिक। सर, आप प्लीज़ हमें ये बताएं कि मौजूदा सूरत हाल में एक सेलर के लिए किस मार्केट प्लेस में बिजनेस स्टार्ट करना फ़ायदेमंद हो सकता है? मार्केट प्लेसेस को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है, इससे पहले कि हम ये डिसाइड करें कि हम किस मार्केट प्लेस में बिज़नेस लॉन्च करना चाहते हैं। अभी एक तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान जैसे सेलर सेंटर की लिस्ट में शामिल हुआ है, सेलर्स की लिस्ट में शामिल हुआ है, तो अभी सिर्फ पाकिस्तान सेलर्स अप्रूव्ड सेलर की लिस्ट में शामिल हुआ है। पाकिस्तान अभी मार्केट प्लेस नहीं बना। मार्केट प्लेस वो होती है जहां पे अमेज़ॉन अपनी प्रोडक्ट्स डिलीवर करता है। अगर अभी हम मार्केट की प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो देयर आर 17 मार्केट प्लेसेस, 17 मार्केट प्लेसेस हैं। और एक सेलर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसको वो मार्केट प्लेस चूज करनी है जहां पे उसने सेल करना है। तो पहले हम इसके थोड़ा सा स्टैट्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि हमें ये डिसीजन करने में आसानी रहे। सबसे जो बड़ी मार्केट प्लेस है अमेज़ॉन की वो है यूएसए। अमेज़ॉन का जितना बिजनेस है उसका 66% यूएसए में है। यानी आप समझ लीजिए कि मेजर शेयर पूरी दुनिया एक तरफ, और उससे भी तकरीबन डबल शेयर जो है वो यूएसए के पास है। तो ज़्यादा अगर इसमें कोई कहना भी गलत नहीं है कि ये मेजरली यूएसए बेस्ड है। लेकिन यूएसए के अलावा भी 66 की अगर हम बात करें तो 34% जो मार्केट शेयर बाकी है उसकी डिवीज़न क्या है। इसमें अगर सेकंड बड़ी हम मार्केट प्लेस को देखें तो वो जर्मनी है। जर्मनी में 11% शेयर है अमेज़ॉन का। उसके बाद यूके है, यूके में 8% है, जापान में 8% है, ये मेजर है। उसके बाद छोटे छोटे जिस तरह इटली है, स्पेन हो गया और नीदरलैंड हो गया, इसमें 1% शेयर है। और इसी तरह अगर हम छोटे छोटे मार्केट प्लेसेस की बात करते हैं तो उसमें किसी में 5% शेयर है, और बाकी सारी मार्केट प्लेसेस को मिला दें तो हमारे पास 3.5% शेयर बनता है। अब ये स्टैट्स अगर आप समझें और अपने सामने रखें तो अगर एक नया सेलर ये डिसाइड करता है कि मैंने यूएसए में प्रोडक्ट लॉन्च करनी है
तो नो डाउट बहुत बड़ा पोटेंशियल है। 66% मार्केट, मिलियंस ऑफ पीपल, बिलियंस ऑफ पीपल मौजूद हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इतनी बड़ी मार्केट में एक नए सेलर के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहली बात तो ये है कि अगर आप नए सेलर हैं, आप कभी भी यूएसए से स्टार्ट ना कीजिए। ये बिल्कुल आप ऐसे है कि जैसे आप स्विमिंग सीखते हैं तो पहले एक छोटे तालाब में आप स्विम करना सीखते हैं। डायरेक्ट अगर आप दरिया में छलांग लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं डूबने के। बहुत सारे सेलर्स, और पाकिस्तान से भी बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं यूएसए की तरफ। नहीं जी, हमने प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो यूएसए में लॉन्च करना है क्योंकि वहाँ पे डिमांड है। लेकिन हम बताते हैं, एज अ कंसल्टेंट बताते हैं कि भाई आप यूएसए में ज़रूर जाएं, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू लॉन्च योर प्रोडक्ट इन यूएसए। उसके लिए आपने बड़े बड़े मगरमच्छों से मुकाबला करना है। तो अभी तो आपने तैरना भी नहीं सीखा, आप कैसे मगरमच्छों से मुकाबला करेंगे? फिर बाकी अगर हम देखें तो जो यूरोप है ये एक अच्छी मार्केट प्लेस है। अब अगर यूरोप की हम बात करते हैं तो यूके के साथ आप इटली मिला दीजिए, इसका अच्छा शेयर है। इसी तरह अगर आप जर्मनी को भी आप देख लें कि जर्मनी को भी किसी तरह आप साथ जो है वो अटैच कर लें, तो ये तकरीबन कोई आप सारी मार्केट्स को कुछ मिला लें जिसमें आप इटली है, नीदरलैंड है, आपका जो है स्पेन है, फ्रांस है। ये वो मार्केट प्लेसेस हैं जो सिर्फ आपके पास यूके का अकाउंट हो तो आप इन सब मार्केट प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। बाकी जो छोटी छोटी मार्केट प्लेसेस हैं, जिस तरह लोग कनाडा के बारे में बहुत एक्साइटेड है जी, कनाडा जो है इट्स वेरी मच लाइक यूएसए, तो हम वहाँ पे जो है वो कर दें, लेकिन कनाडा का मार्केट शेयर बहुत छोटा है। इसी तरह यूएई के बारे में मार्केट शेयर बहुत कम है, इंडिया का मार्केट शेयर बहुत कम है। ये हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो अगर हम नए सेलर की बात करें तो एज अ कंसल्टेंट, एज अ ट्रेनर, आई वुड सजेस्ट कि अगर आप नए सेलर हैं तो आप यूके से स्टार्ट कीजिए। जब आप यूके से स्टार्ट करेंगे, 8% मार्केट शेयर है, आप यूके की प्रोडक्ट जर्मनी में लॉन्च कर सकते हैं, 11% उसका शेयर है। फिर इसी तरह सेम अकाउंट से आप उन प्रोडक्ट्स को आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड करते जाएं। आप इटली में, आप नीदरलैंड में, आप फ्रांस में, आप स्पेन में, ये तकरीबन कोई 25%, 26% शेयर बनता है और इट्स अ गुड मार्केट। जब आप मेच्योर हो जाएं, जब आपको पता चल जाए, एक 1 to 100 का सफ़र आप तय कर लें, आपको ये पता चल जाए मैंने अकाउंट कैसे खोलना है, आपको ये पता चल जाए इसके ऑब्जेक्शंस क्या आते हैं, आपको ये पता चल जाए ऑब्जेक्शंस को कैसे ख़त्म करना है, रिव्यूज़ कैसे लेने हैं, एवरीथिंग जब आपको समझ आ जाए तो देन इट्स द टाइम कि यू कैन जंप टू यूएसए मार्केट। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, ख़ुद भी इसी स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं और अपने स्टूडेंट्स को भी स्ट्रैटेजी पे काम करने के लिए कहते हैं। तो नए सेलर के लिए बेस्ट अप्रोच ये होती है टू स्टार्ट फ्रॉम यूके, और फिर यूके में अगर आपका अकाउंट है, आपने कंपनी फॉर्मेशन आपकी यूके में है, तो आपको अलग से कंपनी बनाने की यूएसए में ज़रूरत नहीं है। आप उसी कंपनी के ज़रिए यूएसए में भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। सर, आई गेस बड़ी अच्छी एडवाइस एक स्ट्रैटेजी के लिए आपने बताया एक नए सेलर के लिए, और ये बड़ी अच्छी एडवाइस है जिस पे अमल किया जा सकता है एक नए सेलर को। सर आगे बढ़ते हैं, आप हमें ये बताएं कि अमेज़ॉन पे अकाउंट ओपनिंग के रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? अकाउंट ओपनिंग की जब हम बात करें तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं, क्योंकि अमेज़ॉन पे अकाउंट खोलने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं और उन प्री रिक्विजिट को मुकम्मल करने के बाद आप अमेज़ॉन पे अकाउंट खोलने के काबिल होते हैं। जैसे पहली अगर बात करें, लेकिन हम यूके की मैंने बात की है तो यूके की एग्जांपल को हम लेके चलते हैं। लेट्स से पाकिस्तान अब जब सेलर, अप्रूव्ड सेलर की लिस्ट में शामिल हो गया है, तो एक तो अप्रोच ये है कि पाकिस्तान में आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं और फिर आप दूसरे कंट्रीज़ में प्रोडक्ट्स बेचें। एक अप्रोच ये है। दूसरी अप्रोच क्या होती है कि पाकिस्तान में बैठे आप जिस कंट्री में आपने प्रोडक्ट सेल करनी है, आप वहाँ पर कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट। और कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपके पास फिजिकल एड्रेस होना चाहिए यूके का। अब फिजिकल एड्रेस, हम तो पाकिस्तान में बैठे हैं तो फिजिकल एड्रेस हमारे पास कैसे आएगा? उसमें यूके के अंदर बेशुमार ऐसी सर्विसेज हैं जो आपसे सालाना
200-250 पाउंड्स लेते हैं और आपको एक फिजिकल एड्रेस दे देते हैं जिस पे आपकी जो है वो कम्युनिकेशन हो रही होती है। पहली रिक्वायरमेंट ये है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास यूके का फ़ोन नंबर होना चाहिए, क्योंकि जब हम कंपनी बनाने की बात करते हैं तो फिजिकल एड्रेस के साथ साथ वेरिफिकेशन फ़ोन नंबर पे होती है। अब पाकिस्तान से बैठे हुए आप वर्चुअल फ़ोन नंबर ले सकते हैं जिसको वाइक सर्विस कहा जाता है। अगर फिजिकल सिम आपको मिल सकती है, आपका कोई रिश्तेदार है, कोई अजीज़ है, तो आप फिजिकल सिम भी ले सकते हैं। और अगर नहीं तो आप जो है वो बहुत सस्ती सर्विस है, साल की तकरीबन आप समझ लीजिए कि 20-25 पाउंड में आपको पूरे साल के लिए एक वर्चुअल नंबर मिल जाता है। जब ये चीज़ें आपके पास आ जाएं तो अब आप वहाँ पर कंपनी बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी वहाँ पे आपकी रजिस्टर्ड हो जाएगी। जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई तो फिर आप अमेज़ॉन पे अपना अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। अब अमेज़ॉन पे अकाउंट किस तरह साइन अप किया जाता है, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कुछ रिक्वायरमेंट्स तो ये आ गई कि आपकी कंपनी आपने रजिस्टर्ड करवा ली है, उसकी जो टैक्स डिटेल बाकी सारी चीज़ें वो आपने देनी है। उसके अलावा आपकी पर्सनल डिटेल है, आपने अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपने बहुत सारे अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें आपके एड्रेस की वेरिफिकेशन है कि पाकिस्तान में आपका कौन सा एड्रेस है, वहाँ का आपको बिजली का या किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो जमा जो करवाते हैं वो आप बताएं। जो बैंक स्टेटमेंट है आपकी पर्सनल या कंपनी की, तो बैंक स्टेटमेंट आपने देनी है। तो ये सारी चीज़ें जब आप रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो फिर आप रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करके अकाउंट के लिए अप्लाई करते हैं। अमेज़ॉन उसको रिव्यू करता है, प्रोडक्ट्स को, जितने भी डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करता है। तकरीबन ऑलमोस्ट 30 डेज़ लग जाते हैं उस अकाउंट को अप्रूव करने में। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताएं इनको आपने अपलोड करना होता है और वन बाय वन आपने सारी इन्फॉर्मेशन देनी है और इन्फॉर्मेशन ट्रू देनी है। जैसे नाम है, अगर आपका नाम है जो CNIC पे नाम है वही नाम आपने देना है, कोई नाम चेंज करके नहीं देना, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई चीज़ें होती हैं तो उस पर काफ़ी ज़्यादा इसके फिर ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं। सर, हमने ये भी सुना है कि अमेज़ॉन पे अकाउंट रिजेक्ट भी हो जाते हैं। सो व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ अकाउंट रिजेक्शन? अमेज़ॉन पे जब हम अकाउंट साइन अप करते हैं तो उसके रिजेक्शन की बेशुमार रीजंस हैं, जिनमें से चंद मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे जो बड़ी रीज़न है वो ये है कि डुप्लीकेट आइडेंटिटी अमेज़ॉन एक्सेप्ट नहीं करता। अब जो आपकी आइडेंटिटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मोबाइल नंबर है, आपका ईमेल एड्रेस है, आप उसको जब एक दफ़ा आपने एक अकाउंट में यूज़ कर लिया है तो जब आप दोबारा उसको यूज़ करेंगे तो वो डुप्लीकेशन हो जाएगी। इसलिए एक चीज़ का तो आपने ख्याल रखना है, जो सबसे बड़ी वजह बनती है अकाउंट के रिजेक्ट होने की, क्योंकि आमतौर पे लोग ट्रायल करते हैं कि अपने क्रेडेंशियल्स यूज़ करके एक दफ़ा ट्राई किया, वो किसी तरह से अप्रूव हुआ नहीं हुआ, दोबारा जब वो सीख लेते हैं दोबारा ट्राई करते हैं, तो डुप्लीकेट जब हो जाएगा आपका कॉन्टैक्ट तो फिर अमेज़ॉन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी जो बड़ी वजह है वो है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका नामुकम्मल होना। जो मैंने अभी आपको लिस्ट बताई है कि आपको जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी है, आपको क्रेडिट कार्ड की लिस्ट प्रोवाइड करनी है, आपको घर के यूटिलिटी बिल का या ऑफिस के यूटिलिटी बिल आपको जो है वो देने हैं, आपको बैंक स्टेटमेंट्स देनी है। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये वेरीफाइड होंगी। और एक अगर आप कंपनी अकाउंट खोल रहे हैं तो आपको एक कैंसल्ड चेक भी देना है। अब उस चेक के ऊपर ऑथराइज सिग्नेचर होने चाहिए, स्टैंप होनी चाहिए। ये छोटी छोटी जो रिक्वायरमेंट है जिनको बड़ा माइन्यूटली आपने पूरा करना है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट हुई तो अमेज़ॉन उसको रिजेक्ट कर देगा। तीसरी बड़ी वजह क्या होती है कि आप कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड है, अमेज़ॉन उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है। आपने अप्रूवल नहीं करवाई और वैसे आपने अकाउंट खोला, क्योंकि जब अकाउंट खोलेंगे तो आपने बताना कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है। आपने उन प्रोडक्ट्स के इमेजेस देने होते हैं। अगर इमेजेस क्लियर नहीं है, क्योंकि आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि अभी अकाउंट ही खोलना है, मोबाइल से प्रोडक्ट का इमेज लिया, वो इमेज अपलोड कर दिया। इमेज अगर सब स्टैंडर्ड हुआ, क्लियर ना हुआ, तो क्या होगा कि उसको वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आमतौर पे लोग डॉक्यूमेंट्स भी क्या करते हैं, मोबाइल का कैम स्कैन यूज़ करके वो स्कैन कर रहे होते हैं, तो वो उसकी विजिबिलिटी नहीं होती, उस पर भी रिजेक्शन जो है वो आ जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। और जो प्रोडक्ट्स आपने
सेल करनी है वो गेटेड नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, जो क्वालिटी आप बेच रहे हैं वो सब स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है कि आपका अकाउंट रिजेक्ट ना हो, क्योंकि अगर अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आपके लिए दोबारा से वो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि जब आप काम स्टार्ट कर रहे हैं तो इट विल टेक ऑलमोस्ट 30 डेज़ कि आपका अकाउंट अंडर रिव्यू होता है। अब 30 दिन बाद रिजेक्ट होगा तो फिर 30 दिन आपको दोबारा से उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखें कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप गाइडलाइन के मुताबिक पूरा कीजिए ताकि आपका अकाउंट अप्रूव्ड हो, रिजेक्ट ना हो। अच्छा सर, नॉर्मली होता ही है कि जब हम एक कन्वेंशनल बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें इंसान हिट एंड ट्रायल से एक्सपीरियंस हासिल करता है, बट अमेज़ॉन पे अगर हम आपसे ही सीख रहे हैं और अमेज़ॉन पे ये भी सुना है कि पॉलिसीज़ इतनी स्ट्रिक्ट होती हैं कि आप एक पॉलिसी वायलेशन हुई और आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है या बंद हो जाता है। तो मुझे बताएं कि एक इंसान अमेज़ॉन पे किस तरह से एक्सपीरियंस हासिल कर सकता है, तजुर्बा उसको बिजनेस का कैसे मिलेगा? इसमें कोई शक नहीं है कि हम जो चीज़ें सीखते हैं वो हिट एंड ट्रायल से सीखते हैं। यस, ऑफ कोर्स। कोशिश करते हैं, नाकाम होते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं, नाकाम होते हैं, इसी तरह कोशिश करते करते हम एक दिन कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अमेज़ॉन की जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं। अगर पॉलिसी वायलेशन हुई तो आपकी फौरी तौर पे लिस्टिंग ब्लॉक हो जाएगी, और अगर मज़ीद कोई गलती हुई तो आपकी जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मर्जी हो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ख़ास तौर पे जो नए सेलर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इसका हल क्या है? हल ये है कि हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अमेज़ॉन इज़ नॉट वेरी मच लाइक ट्रेडिशनल बिजनेस। देयर इज़ नो रूम फॉर मेकिंग एक्सपेरिमेंट्स। इसलिए हम इस चीज पे हमेशा जोर देते हैं कि विदाउट लर्निंग आप अमेज़ॉन पे ट्राई ना करें, क्योंकि अमेज़ॉन पे बिजनेस करना इट्स समथिंग मतलब विच कॉस्ट मनी। और ये कोई ऐसा नहीं कि आपने कोई 100 रुपए की चीज जो है वो ली और बेचना शुरू कर दी। आपकी एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है जब आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, या आप जो है वो आर्बिट्राज के जरिए भी सेल कर रहे हैं, तो अगेन आपकी एक इन्वेस्टमेंट होती है। इसलिए हमेशा हम ये कोशिश करते हैं, और इसी वजह से हम ये पूरा एक कोर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि जो कोई बंदा, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई नया स्टूडेंट है, कोई नया बिजनेसमैन है जो ट्राई करना चाहता है, तो उसको पहले इसको मुकम्मल तौर पर सीखने की ज़रूरत है। जो अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ हैं उनको सीखने की ज़रूरत है, जो उसके रूल्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करने की ज़रूरत है, और डायरेक्ट प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करनी। हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि जब आप ट्रेनिंग लें, ट्रेनिंग लेने के बाद एज अ वीए काम करें, वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम करें। आप किसी और वीए के साथ एज एन असिस्टेंट काम करें, उसको असिस्ट करें, और जब आप 2-4 अकाउंट पे काम कर लेते हैं, आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं, तो फिर आप एग्रेसिवली काम कर सकते हैं। तो नो डाउट आप हिट एंड ट्रायल से ही सीखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हिट एंड ट्रायल है वो थोड़ी सिस्टमैटिक होगी। ऐसा नहीं होगा कि जंप लगाई और तैरना जो है वो जंप लगाने से आता है, लेकिन वो किसी हद तक होता है कि वो अगर प्रोटेक्टेड हो। लेकिन डायरेक्ट आप अगर समंदर में जंप लगाएंगे तो वहाँ पे फिर आप जो है वो ऐसे हिट एंड ट्रायल से नहीं सीख सकते। दिस इज़ नॉट अ पॉन्ड, दिस इज़ अ सी, जिसमें आपको अच्छी तरह से स्विमिंग सीखने के बाद, एक्सपर्ट होने के बाद आपने जंप लगाना है। इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी अप्रोच बिजनेस की डिफरेंट है। तो आई सजेस्ट यू कि आप लर्न करें, आप चीज़ों को सीखें, आप इसके सिस्टम को अंडरस्टैंड करें, देन यू वुड बी एबल टू डू बिजनेस सक्सेसफुली। बहुत बड़ी मार्केट है, $1 बिलियन मार्केट है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, नए बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन नॉट विदाउट लर्निंग, हिट एंड ट्रायल से नहीं, विद प्रॉपर नॉलेज आप इस पे कामयाब हो सकते। सर यकीनन आज का प्रोग्राम मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव था, और यकीनन नाजरीन आपको भी ये आज के एपिसोड हमारी बहुत पसंद आई है। सो आपसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो कैथलिक टीवी यूट्यूब चैनल है
कैथलिक टीवी पाकिस्तान, आप इसको सब्सक्राइब करें, आप हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और अपना फीडबैक हमें कमेंट्स में ज़रूर दें ताकि हम आइंदा आने वाली जो हमारी एपिसोड्स हैं उनको मज़ीद बेहतर बनाएं। प्लस आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस ट्रेनिंग से रिलेटेड और इन सेशन से रिलेटेड होते हैं वो भी आप हमें ज़रूर उस पर कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारे ट्रेनर यकीनन आपको उस पर जवाब देंगे। इसी नोट के साथ आप हमें इजाज़त दें, आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक और नए एपिसोड के साथ। खुदा हाफिज़।